गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपको कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और सुपर कंडक्टर्स और इनका टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है ग्राफ के विषय में बताएंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपके क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। आप जानते हो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करती है, विरोध करती है। तो कंडक्टेंस इसका उल्टा होता है। कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच रिप्रेजेंट द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट कितनी आसानी से फ्लो हो सकती किसी करंट में, ये कंडक्टेंस के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। और रेजिस्टेंस के द्वारा करंट कितनी परेशानी से फ्लो हो सकती है वो रेजिस्टेंस होता है। कि दोनों में इसमें कितनी सुगमता से फ्लो होता है उसको कंडक्टेंस कहते हैं, और कितना वो करंट का अपोज करता है वो रेजिस्टेंस होता है। देयरफॉर कंडक्टेंस इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी इक्वल टू 1/R। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और इसकी यूनिट होती है 1/ओम। इसको लिखते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स इसको साइमन भी बोलते हैं। साइमन, SIEME, साइमन। तो दिस इज द रेजिस्टर कंडक्टेंस। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इसी प्रकार से कंडक्टिविटी जो होती है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ये होता है 1/ρ। और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। और आप जानते हो रो की यूनिट जो होती है ओम मीटर होती है। ओम मीटर। और यहाँ भी आप इसको महो भी कहते हैं, उल्टा लिख देते हैं महो, MHO। ओम इनवर्स या महो या साइमन इसकी यूनिट होती है। इसका होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को साइमन बोलते हैं। साइमन मीटर इनवर्स या यस भी यस से लिख देते हैं, SM इनवर्स, साइमन इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का रिलेशन क्या होता है इसको हम ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपने इसको लिख लिया होगा। इस तरह से कंडक्टिविटी कैसे वैरी करती है और रेजिस्टिविटी। तो सबसे पहले आप रेजिस्टिविटी देखिए। Resistivity of metals, in the case of metals, resistivity of metals vary linearly according to the equation R। ये आपका है रो T, रो 0 1 प्लस अल्फा T। इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स वेरी लीनियरली विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ये लीनियर रूप में, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में चेंज होती है। और ये इक्वेशन है रो टी, एक लीनियर इक्वेशन है। रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो इज रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी। रो नॉट इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर या इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टिविटी। एंड 1 प्लस अल्फा, अल्फा आपका है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको है अल्फा इक्वल टू
टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड T इज टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया है, 0 से T है या T1 to T2, कोई भी चेंज इन टेम्परेचर आप यहाँ लिख सकते हैं। इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा T, अल्फा डेल्टा T। तो इस तरह से ये आपका होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकालना चाहें, ये इस तरह से होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये इस तरीके से हो जाता है। रो का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है और ये हो जाता है रो नॉट अल्फा टी इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट। इसको इधर ट्रांसफर किया गया है, अल्फा इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट अल्फा टी। और इसी तरह से ये आपका रेजिस्टेंस के लिए भी आप जानते हो, रेजिस्टेंस के लिए आप देखो तो सिमिलरली दिस इक्वेशन varies with resistance RT equal to R naught 1 plus alpha delta T और alpha equal to RT minus R naught upon R naught delta T। ये इसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट की यहाँ से डिफिनीशन निकल के आती है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए कंडक्टर इज चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R नॉट। डिफिनीशन किस तरह से लिखते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट की डिफिनीशन है। इस पे न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जा सकते हैं और हम कैसे इसको ज्ञात करते हैं। इसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन देखिए कैसे चेंज होती है रेजिस्टिविटी। तो इसका हम ग्राफ के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी इन मेटल्स, मेटल्स में रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होती है ये आपको हम बता रहे हैं। ये लीनियरली चेंज होती है, ये आपका है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। रेजिस्टिविटी इसकी बहुत स्लोली चेंज होती है। मेटल्स में देखिए, मेटल सबसे पहले मेटल्स में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और रेजिस्टिविटी काफ़ी तेजी से बढ़ती है। इसका ग्राफ इस तरीके से आता है, ये दिस इज रो इस एक्सिस पर है और ये आपका टेम्परेचर है और दिस इज रो नॉट, ये आपका है। तो मेटल्स में ये काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करता है और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, फॉर नॉर्मल टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन होता है और जैसे ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से हो जाता है। फॉर स्मॉलर टेम्परेचर्स रेजिस्टिविटी वेरीज एज ए स्ट्रेट लाइन एंड व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई it is not straight line, it is parabolic। तो ये आपका इक्वेशन है फॉर नॉट वेरी हाई टेम्परेचर्स, और वेरी हाई टेम्परेचर्स पर ये जो होता है पैराबोलिक हो जाता है। इसका इक्वेशन रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, और ये हो जाता है पैराबोलिक का मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है बीटा टी स्क्वायर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि मेटल्स में फॉर स्मॉल टेम्परेचर ये लीनियर होता है और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इट इज पैराबोलिक, स्ट्रेट लाइन, दिस पोर्शन इज स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज पैराबोलिक। ये आपको ग्राफ पहचानने के लिए मल्टीपल चॉइस में दिया जा सकता है और ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी दिया जा सकता है कि आपकी मेटल्स में कैसे रेजिस्टिविटी चेंज होती है। दिस इज रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है मेटल्स में, जब कंडक्टिविटी के लिए दिखाते हैं तो ये ग्राफ आपका कंडक्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी
तो कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी, उसका रिवर्स है। तो मान लीजिए कि आपका रो नॉट है यहाँ तक, ये इस एक्सिस पर रेजिस्टिविटी है और ये इनिशियल रेजिस्टिविटी है, दिस इज टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी है आपका, रो लिख दिया मैंने, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी। तो ये शुरू में स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग डिक्रीज करती है ऐसे, और फिर जो है ये जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो ये इस तरीके से डिक्रीज करती है। दिस इज द ग्राफ, दिस इज स्ट्रेट लाइन पोर्शन, और इस तरीके से, और इसके बाद ये आपका जो है ये पैराबोलिक हो जाता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी फॉर मेटल्स। अब यही ग्राफ जो होता है आपका एलॉयज में आपसे पूछा जाएगा, एलॉयज में कैसे चेंज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राफ से आपसे पूछे जाते हैं। आप कॉन्सेप्ट इनके क्लियर करिए, ये लिख दिया है मैंने। अब हम एलॉयज के लिए ग्राफ खींचना चाहते हैं। एलॉयज का मतलब जो होती है मिश्र धातुएं होती हैं, जो मिक्सचर होते हैं, मेटल्स के मिक्सचर होते हैं, उनको एलॉयज कहते हैं। एलॉयज का ग्राफ देखिए, एलॉयज में जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो बहुत स्लोली घटती है। मेटल्स में बहुत शार्प होता है, आपका स्ट्रेट लाइन जो शार्प होती है उसका स्लोप ज़्यादा होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपका टेम्परेचर है, दिस इज आप रेजिस्टिविटी, तो ये बहुत स्लोली मतलब इंक्रीज करता है। आपका ग्राफ इस तरीके से आता है, ये इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से नहीं होता है और इसका स्लोप कम होता है। ये आपकी रेजिस्टिविटी बहुत स्लोली इंक्रीज करती है। तो ये इसका इक्वेशन वही होता है एलॉयज के लिए। इसीलिए एलॉयज का जो एप्लीकेशन है, एलॉयज का यूज जो है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत धीरे इंक्रीज, आपका धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज करता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस रीजन आपसे पूछा जाता है, एलॉयज का यूज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में क्यों किया जाता है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स बनाने में क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी जो है बहुत स्लोली इंक्रीज करती है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस में आपको दिया जा सकता है कि इसके एग्जाम्पल जो है, जैसे आपका हो गया रियोस्टेट बनाने में किया जा सकता है, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने में किया जाता है। एलॉयज का उपयोग जो है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में क्यों किया जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको लिखना है। क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इंक्रीजेज वेरी स्लोली विथ टेम्परेचर एंड इट इज अप्रॉक्सीमेटली वेरी स्लो। तो ये आपका हो जाता है इस तरह से, रियोस्टेट और रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने में किया जाता है। इसके बाद जो होता है कंडक्टिविटी का जो ग्राफ अगर आपको खींचना है, कंडक्टिविटी ऑफ एलॉयज, ये भी ग्राफ वही होता है और ये थोड़ा सा इसका ग्राफ वही, यही जो है थोड़ा सा स्लो करके स्लोप थोड़ा डाउन कर देते हैं, ग्राफ वही होता है ऐसे ही। तो ये आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है और रेजिस्टिविटी कैसे वैरी होती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, एलॉयज हो गया। तो सेमीकंडक्टर्स में जो होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है, और कंडक्टिविटी अगर देखते हैं या कंडक्टेंस देखते हैं तो कंडक्टेंस आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज करता है और इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। तो इस तरह से वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस विथ टेम्परेचर, ये आपको हमने क्लियर किया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, देखिए सुपर कंडक्टिविटी, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनका अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, सुपर कंडक्टिविटी,
तो कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनके टेम्परेचर को अगर हम रिड्यूस करते हैं, टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं, उनको हम अगर कूल करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब इनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और ऐसे कंडक्टर्स को हम सुपर कंडक्टर्स, और इस फिनोमेना को हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो देयर आर सर्टेन मेटल्स व्हेन देयर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, they are at a particular temperature, when their temperature is cooled sufficiently, their resistance becomes 0. This temperature is known as critical temperature. Critical temperature. जब कुछ मेटल्स को काफ़ी एक निश्चित टेम्परेचर तक उन्हें जो है अगर कूल किया जाता है तो उनका रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, उसको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, और इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ये सब मेटल के लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, इन सब के लिए ज़रूरी नहीं है, कापर, AU, CU जितने भी हैं, आयरन, ये सब के लिए सुपर कंडक्टर्स का बिहेव नहीं शो करते हैं, ये जान लीजिए आप। पूछा जा सकता है क्या इनको अगर हम कूल करें तो क्या सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं? इसका उत्तर होता है नहीं। सर्टेन मेटल्स में आपका है Hg, मरकरी है। अगर मरकरी को हम जो है ये आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर, और ये है आपका रेजिस्टेंस। तो इसको हम 4.2 डिग्री तक अगर केल्विन कूल करते हैं, 4.2 केल्विन, 1 2 3 4 और ये आपका 5 मान लीजिए, अगर इसको हम 4.2 डिग्री केल्विन तक अगर इसको कूल करते हैं, 4.2 का मतलब इस तरीके से, दिस इज 4.2, दिस इज 4। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस जो है ये आपके यहाँ रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और 4.2 केल्विन पर ये जो है सुपर कंडक्टर जैसा व्यवहार करता है। ये मरकरी के लिए है। ये ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा ग्राफ है जो सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है, कौन सी मेटल है, किस टेम्परेचर पर करता है। इसी तरह से आपका स्टाइनस है, टिन है, ये भी आपका शो करता है, और इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। ये 3.7 इसका होता है, 3.7, 3 और ये 4 है, 3.7 डिग्री केल्विन। ये टेम्परेचर आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन सा है जो सुपर कंडक्टर है, और ये आपका 2 और 1, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं कि सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं। दे आर सर्टेन मेटल्स when their temperature is sufficiently reduced, their resistance becomes 0 and they are known as superconductors. This temperature is known as critical temperature. This is the superconductors. Next topic है कि एक टॉपिक आपका अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। एक कंडक्टेंस के टर्म में ओम्स लॉ को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस के टर्म में, अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म में, अब ये है आपका कंडक्टेंस के टर्म पूछा जा। ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्टेंस, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंडक्टेंस, या अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। कैसे करते हैं देखिए, आपको सबसे पहले ये जो लैंग्वेज लिखनी होती है, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये आपका इस तरीके से लैंग्वेज आप लिख लेते हैं कि मानिए कोई कंडक्टर है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, लेंथ L है, और इसको किसी सेल से जोड़ा गया है, तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल A है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E है। ये लैंग्वेज आप लिख देते हो। ओम्स लॉ का रिलेशन हमने आपको बार बार बताया है, याद करना भी आप जाने। ये V और I का रिलेशन होता है, तो V इक्वल टू E
एल, ये आप वी नो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लैंग्वेज आप लिख लेंगे जो हमने भी बताया है, और V इक्वल टू ई एल। और I जो होता है, I का रिलेशन आपने देखना है, ये होता है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के टर्म में हम जानते हैं कि ये होता है J/A। तो V इक्वल टू ई एल होता है। ये रिलेशन आपका कंडक्टिविटी का है, तो हम लिखते हैं कंडक्टिविटी को लाने के लिए जो है पहले तो करंट का रिलेशन लिखेंगे, और I इक्वल टू आप इस रिलेशन से लिख रहे हैं J इक्वल टू I/A। इससे आप टेन करेंगे I इक्वल टू JA। रिलेशन ओम्स लॉ के लिए हमेशा याद रखेंगे, ये दो रिलेशन आपको लाने होते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट। और वेयर J इज करंट डेंसिटी, यहाँ आप ब्रैकेट में इसको दिखा देंगे, J इक्वल टू I/A। इन दोनों को जब डिवाइड करते हैं, ओम्स लॉ है इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, V और I लाना है, EL JA। V/I इक्वल टू R होता है, EL JA। कंडक्टिविटी के टर्म में लाना है, और इसलिए इसको हम रेजिस्टिविटी के में चेंज करते हैं, R इक्वल टू रो L/A इक्वल टू EL JA। ये बहुत सिस्टमैटिक ढंग से किया गया, इसको आप समझेंगे। और यहाँ से L आपका कैंसिल हो जाता है और A भी कैंसिल हो जाता है, ये हुआ रो इक्वल टू E/J। और रो यहाँ से आप इसको रो को कंडक्टिविटी में अगर चेंज करते हो तो 1/रो ये हो जाता है, रो इक्वल टू 1/सिग्मा E/J। तो इस आपका रो इक्वल टू E/J है, और सिग्मा इक्वल टू, या J क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, J इक्वल टू E सिग्मा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ, दिस इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। आपसे पूछा जाएगा कंडक्टिविटी के टर्म में ओम्स लॉ का डेरिवेशन करें, ये बहुत ही आसान और सिस्टमैटिक है। आपने लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, when it is connected with a battery, an electric potential is introduced at the ends of conductor and an electric field is induced in the conductor. We know that V equal to, ये रिलेशन लिख लेंगे, I, V और I का ही रिलेशन लिखना है क्योंकि ओम्स लॉ है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन होता है। ये दोनों रिलेशन कहाँ से लेने, ये आपको ध्यान देना है। डिवाइड करते हैं, और ये रो है आपका R है, इस रेजिस्टिविटी फिर कंडक्टिविटी में चेंज कर लेते हैं, ये आपको उत्तर आता है। तो इस तरह से आज हमने आपको कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टर्स, इन सबको बताया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।